हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू लक्ष्य ऑफिशियल एजुकेशन योर डोर टू द फ्यूचर। तो हमने कल देख लिया था भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। सिकंदर के बाद हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद शक, पहलव और कुषाण ने आक्रमण किया और कुषाण और शक का सबसे प्रमुख शासक हमने देखा था रुद्रदामन, तथा कुषाण का सबसे हमने प्रमुख शासक देखा था कनिष्क। तो उससे जुड़े हुए पहले कुछ सवाल पूछ लेती हूँ, उसके बाद हम संगम युग में चलते हैं। संगम युग में हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि अक्कम पक्कम ये नाम जो है वो आपको अभी तो मुश्किल से याद होंगे, लेकिन फिर कुछ देर बाद भूल जाएंगे। तो बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बस उतनी ही चीजें पढ़नी है जो कभी कभार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले पर्दे का प्रचलन किसने आरंभ किया, या पर्दे का प्रचलन कर नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया, नाट्य कला के विकास में किसने योगदान दिया? बताइए, सबसे पहले पर्दे का प्रारंभ किसने किया? बिल्कुल सही, यूनानियों ने। जो लोग यूनानी बता रहे बिल्कुल सही बता रहे। तो यूनानियों ने सबसे पहले पर्दे का विकास कर भारतीय नाट्य कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? सभी लोग आंसर देंगे और आप लोग लाइक नहीं करते हो मेरे बोलने के बावजूद भी, तो प्लीज लाइक कर दिया करें। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, वेरी गुड। बौद्धों का रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित को। बौद्धों का रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित को। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? कुछ लोगों ने बता भी दिया है। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? वेरी गुड, अश्वघोष ने की थी। अच्छा, और ये बताएं कि अश्वघोष किसके दरबारी थे? अश्वघोष किसके दरबारी थे? कनिष्क के। वेरी गुड। अच्छा, कल जब मैं पढ़ा रही थी तो कुछ लोग बोल रहे थे, मैंने कल कमेंट ले नहीं पाई मैं आप लोगों की, मैंने बाद में देखा तो आप लोगों में से कुछ लोग बोल रहे थे कि वसुमित्र और अश्वघोष दोनों एक ही व्यक्ति है। तो जी नहीं, दोनों एक ही व्यक्ति नहीं है, दोनों अलग अलग है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्ष में वसुमित्र और अश्वघोष दोनों का ही नाम आता है। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो एक ही व्यक्ति नहीं बल्कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? बताइए। बिल्कुल सही, महायान संप्रदाय का। वेरी गुड। तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं आगे संगम युग में, और ये जरूर याद रखिएगा कि जब एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो एक दिन मैराथन क्लास होगी, उसमें मध्यकालीन भारत आपका या तो लगभग फिनिश करवा दिया जाएगा या तो कुछ शायद है कि बच जाए। तो 2 क्लासेस में कह सकते हैं 2 बार मध्यकालीन भारत आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, 2 बार की क्लास में। तो आते हैं संगम युग पर। तो संगम युग का संगम युग नाम क्यों रखा गया? वो इसलिए क्योंकि संगम साहित्य से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब संगम साहित्य क्या होते हैं? तो संगम का यहाँ पर अर्थ होता है गोष्ठी, मिलना। संगम, गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का संगम कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। उसी तरह से समझ लीजिए कि संगम का मतलब है गोष्ठी। गोष्ठी के दौरान जो भी साहित्य एक्सेप्ट किए गए, मतलब जो भी कवि थे, स्पेशली तेलुगु कवि, तेलुगु क्या, तमिल कवि, एक मिनट, हाँ तमिल कवि, जब तमिल कवि और विद्वान एकत्र होते थे किसी संगम में और वहां पर वे अपनी अपनी रचनाओं को रखते थे और उनकी रचनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाती थी, उससे कहा जाता था संगम साहित्य। तो जो पहला पॉइंट दिया है वो ये है कि ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का चोल, चेर, पांड्य वंश पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा तो आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे कहा जाता है संगम साहित्य। क्या कहा जाता है? संगम साहित्य। संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी, वही गोष्ठी जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताई, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। समझ में आ गया? कुछ ऐसा समझने वाली बात भी नहीं है इसमें। उसके बाद
नोट दिया हुआ है कि कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में शैव संत नैनार, शैव संतों को नैनार कहते थे और वैष्णव संतों को अलवार कहते थे। तो शैव संत नैनार, इनका नाम था तिरुनाबुक। रश उन्हें किया नहीं आता, कोई बात नहीं, मत नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं। अगला पॉइंट है, परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो संगम शब्द आया है, संगम मतलब गोष्ठी, तो ये जो गोष्ठियां थी ये 3 बार आयोजित की गई और वो भी किसके काल में? तो पांड्य वंश आया था, तो पांड्य राजाओं के काल में, पांड्य राजाओं के काल में 3 संगम आयोजित किए गए। इन संगम को भी याद करना पड़ेगा। तो 3 संगम जो है तो आयोजित किए गए और इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। कई सारे साहित्य हैं, आगे नाम भी कुछ के आएंगे बट नाम ऐसे होंगे जो आपको याद ही नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उससे अगला जो पॉइंट है वो है कि तिरुवल्लुवर कृत कुरल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया गया है। बस इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुरल किस भाषा का प्रमुख ग्रंथ है? क्या? कुरल। इसमें कुराल लिखा हुआ है, कुरल भी मिलता है, तो कुरल एक तमिल साहित्य है। कुरल एक तमिल साहित्य है और इसकी रचना किसने की थी? तो कुरल साहित्य की रचना की थी तिरुवल्लुवर ने। केवल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक मैं वही बताऊंगी। ठीक है, तो पहली बात, तो जो 3 संगम थे वो किसके काल में आयोजित किए गए? तो पांड्य राजाओं के काल में आयोजित किए गए। आगे हम देखेंगे 3 संगम कहाँ कहाँ हुए थे, अध्यक्षता किसने की थी। और ये जो कुरल साहित्य है ये एक तमिल साहित्य है जिसकी की रचना की थी तिरुवल्लुवर ने। आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 संगम जो है इन्हें हम देख लेते हैं। 3 संगम कौन कौन से आखिर आयोजित किए गए थे? तो प्रथम संगम, द्वितीय संगम, ये जरूर याद रखिएगा, और तृतीय संगम। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। सबसे पहले अगर स्थान की बात की जाए तो जो प्रथम संगम था, देखिए पहला संगम और तीसरा संगम, पहला संगम और तीसरा संगम मदुरै में हुआ था। मदुरा, ठीक है, मदुरा। तो पहला संगम और तीसरा संगम हुआ था मदुरै में और जो दूसरा संगम था वो हुआ था कपाटपुरम में। आपकी बुक में नीचे ये भी लिखा होगा समुद्र में विलीन। इसका मतलब ये कि उस दौरान ये जो स्थल थे ये वर्तमान में समुद्र में विलीन हो चुके हैं। तो ये 3 संगम जो हुए थे उनमें से पहला संगम और तीसरा संगम मदुरै में आयोजित हुआ था, बल्कि जो दूसरा संगम था ये कहां पर आयोजित हुआ था? कपाटपुरम में। अब अध्यक्षता किसने किसने की थी? तो देखिए याद करने के लिए बता रही हूं, जो पहला और दूसरा संगम था उनकी अध्यक्षता की थी, उसकी अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि ने। अगस्त ने, किसने की थी? अगस्त ने। जबकि जो तीसरा संगम था उसकी अध्यक्षता की थी नकीर ने। बस इतना ही आपको इन तीनों संगमों में याद रखना है। तो याद हो ही गए होंगे। तो 3 संगम में से पहला संगम और तीसरा संगम आयोजित हुआ था मदुरै में, जबकि दूसरा संगम जो है वो आयोजित हुआ था कपाटपुरम में। अगर अध्यक्षता की बात की जाए तो प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त, दूसरे संगम के भी अध्यक्ष थे अगस्त, जबकि तीसरे संगम के अध्यक्ष थे नकीर। क्लियर हो गया? याद हो गया? बहुत कुछ नहीं है। आप देखिए महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। जैसे ये प्रथम संगम है तो प्रथम संगम के दौरान कौन कौन से ग्रंथ संकलित किए गए, तो ग्रंथ नहीं आते हैं और आपको याद भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, याद हो गया। चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है तो वो है चोल साम्राज्य, आगे पढ़ेंगे वो हम, है ना, और चेर, पांड्य। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत सारी चीजें मैं जम करते करते जाऊंगी क्योंकि जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है केवल मैं वही बताऊंगी। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्य, तमिल प्रदेश में 3 राज्यों का 3 वंशों का उदय होता है, चोल, चेर, पांड्य। तो वही दिया हुआ है कि संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। जब हम चोल, चेर, पांड्य पढ़ेंगे ना तो दक्षिण भारत में ये किस जगह लोकेटेड है हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है,
तो संगम साहित्य में यह बताया गया है कि जो चोल था यह उत्तर पूर्व में, दक्षिण भारत में ही उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। यहाँ पर था चेर, यहाँ पर था पांड्य और इधर था चोल। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे चोल चेर पांड्य के बारे में वहां पर हम जरूर देखेंगे। तो इन तीनों ही राज्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? संगम साहित्य से मिलती है। और ये संगम कब आयोजित किए गए थे, किस काल में, किसके काल में? तो पांड्य राजाओं के काल में। कितने संगम हुए थे? 3 संगम हुए थे। कहाँ कहाँ पर हुए थे? मदुरा, कपाटपुरम और मदुरा में हुए थे। अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य और नक्कीर ने की थी। अगला है संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। बिल्कुल सही। और चोलों का राज्य शक्तिशाली होने के साथ साथ स्थानीय स्वशासन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। वर्तमान में जो आप पंचायत देखते हो, आप नगर निगम देखते हो, नगर पालिका देखते हो, ये स्थानीय स्वशासन के ही पार्ट है। और ये स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था थी ये चोलों के काल से ही अपनाई गई थी। तो और स्थानीय स्वशासन के अलावा उस दौरान तीनों राज्यों में से सबसे शक्तिशाली चोल राज्य ही, चोल साम्राज्य भी ही माना जाता है। और ये हमें पता चलता है संगम साहित्यों से। और जो यह चोल राज्य था ये पेन्नार, दक्षिण में स्थित एक नदी है, केरल में बहती है पेन्नार, तथा दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकल था। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी नहीं, वो इसलिए क्योंकि आगे हमें चोल चेर और पांड्य के बारे में अलग से पढ़ना है। तो यहाँ पर आप कुछ कुछ चीजें देखते रहिए कि सबसे शक्तिशाली कौन था, कहाँ पर लोकेटेड थे। सबसे प्रतापी राजा जैसा कि लिखा हुआ है कि करिकल था, तो ये याद कर लीजिए क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको फिर डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है करिकल, वही जो चोल साम्राज्य का शासक था उसी के बारे में बताया गया है कि जो करिकल था ये ब्राह्मण मतानुयायी था तथा इसे ब्राह्मण धर्म को इसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। और पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय में हुआ था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। हालांकि हम आगे देखेंगे। ठीक है, बस उसके आगे ये पेरूना, ये जो शब्द लिखा हुआ है ये नहीं पूछा जाता है। तो करिकल याद रखिएगा, करिकल ने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध का निर्माण करवाया था, सिंचाई के लिए कई सारी नहरों का निर्माण करवाया था। और करिकल किस वंश का है, किस साम्राज्य का शासक था? तो ये था चोल साम्राज्य का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का राज्य था। पहला चोल था जिसका प्रमुख शासक करिकल हुआ, दूसरा था चेरों का राज्य, ये जो आपको दिख रहा है चेरों का राज्य था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। केरल यहाँ पर है ना, तो आधुनिक केरल प्रांत में यह राज्य स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए, ये भी पूछा नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा हो गया। अब संगम युग का ही तीसरा एक राज्य था, उसका नाम था क्या? शायद आपको दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तीसरा एक राज्य था जिसका नाम था क्या? पांड्य वंश। और यह पांड्य जो था कावेरी के दक्षिण में स्थित था, कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा थी, मदुरै। और यही कारण है कि ये दोनों जो संगोष्ठियां थी, दोनों संगम थे, ये मदुरा में आयोजित की गई थी। पांड्य राजाओं में नेडुजेलियन, हाँ ये पूछा जाता है, नेडुजेलियन सबसे शक्तिशाली था। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए परेशान नहीं होइएगा कि मैम अभी हमको याद नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। इतना कुछ खास नहीं है इसमें, आप बोले तो हम आगे बढ़े, आप बोले तो हम आगे बढ़े। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है इसमें, पूछा भी नहीं जाता, बट टॉपिक आया है तो जो चीजें कभी कभार पूछी गई एग्जाम में वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए चोल चेर पांड्य काल के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, चाहे वो प्रशासन की बात हो, न्याय व्यवस्था की बात हो, वो तो हम उसी के दौरान पढ़ लेंगे। यहाँ पर पढ़ने का इतना ज्यादा कुछ औचित्य नहीं है। और तमिल देश का, अब सबसे लास्ट पॉइंट में आइए, तमिल देश का सबसे प्राचीन देवता मुरुगन था, ये पूछा जा सकता है। मुरुगन देवता थे तमिल देश के, मुरुगन। ठीक है, कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया, सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी शायद इन्हीं का नाम है। और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। और हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। देखिए अक्सर इसीलिए ना
जो साउथ के लोग हैं वो शिव भगवान के बहुत ज्यादा भक्त होते हैं। हिंदू धर्म में हाँ, स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है। देखिए इतना याद रखिएगा कि तमिल में जो प्रमुख देवता थे, प्राचीनतम देवता, वो मुरुगन थे और इनका प्रतीक था मुर्गा। इनका प्रतीक था मुर्गा, बस इतना ही याद रखिएगा। इस तरह से आपका संगम युग खत्म हो जाता है। अब मैं आपसे कुछ सवाल कर लेती हूँ जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े, और गुप्त काल को आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे, गुप्त काल को हम कल स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक दिन में आपका पूरा गुप्त काल खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि बहुत सारे टॉपिक हो गए तो क्यों ना आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो चलिए आज हम स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं, जहां से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वेदों के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं? वेदों के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं, बताइए। सभी लोग आंसर देंगे। जिन लोगों ने भी क्लास ज्वाइन की थी, क्लास अटेंड किया था या देखा था, सभी लोग आंसर देंगे। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वेरी गुड। मैंने पूछा है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन थे। आंसर आ रहा है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास, वेदों को जोड़ने वाले, वेदों के संकलनकर्ता का नाम था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास इसलिए उनका नाम भी हो गया है आगे चल के। अगला बताइए, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग आंसर देंगे प्लीज। ठीक है, सारे आंसर सही नहीं आ रहे, क्या बात है? खिल कहा जाता है। जो लोग भी खिल बता रहे हैं सही बता रहे हैं। वैसे मुझे आंसर बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आंसर नहीं बताऊंगी तो फिर आप लोग जाके ढूंढोगे उस आंसर को, और इस कारण से आपको याद भी होगा। चलिए तो फिर मैं आंसर नहीं बताऊंगी। नहीं, आंसर वैसे बता देना चाहिए कि याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद में मंत्रों के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? सामवेद में मंत्रों के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर देंगे। सामवेद के मंत्रों के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? वेरी गुड। तो सामवेद जो कि भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, उसके पाठकर्ता को कहते हैं उद्रात्र या फिर उद्गाता। उद्रात्र या फिर उद्गाता, दोनों सेम ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन पुराण, सभी लोग आंसर देंगे प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। मत्स्य पुराण, जिन लोगों ने मत्स्य पुराण बताया बिल्कुल सही, जिन्होंने नहीं बताया वो याद कर लेंगे। तो इतिहास में सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत का भूगोल, आप सोच रहे होंगे मैम पढ़ा तो इतिहास रहे हो, पूछ रहे हो भारत का भूगोल किसने लिखी, लेकिन हमने पढ़ा था इसलिए मैं पूछ रही हूँ। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसकी है या किसने लिखी, बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है टॉलमी ने। टॉलमी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है? हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी, बताइए। जितना जल्दी हो पाए आप लोग आंसर टाइप कर दिया करो। हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, बिल्कुल। तो जो लोग हेरोडोटस बता रहे हैं उनके लिए
वेरी गुड। तो हिस्टोरी का पुस्तक है हेरोडोटस की, हेरोडोटस की। अगला क्वेश्चन है रेहला, रेहला किसकी पुस्तक है या रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है? रेहला बताइए, रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है? बिल्कुल इब्न बतूता वाले बिल्कुल सही है। तो रेहला है यात्रा वृत्तांत इब्न बतूता का, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी मतलब अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सबसे पहले दुर्भिक्ष या अकाल की जानकारी देने वाले अभिलेख का क्या नाम है? अब देखिए आप खुद को इवेल्युएट कर पाएंगे यहाँ पर कि जो आपने चीजें पढ़ी थी पहले वो आपको याद है अभी तक या फिर नहीं। अगर नहीं याद है तो आपको भी रिवीजन करने की जरूरत है। वेरी गुड। तो मैंने पूछा था दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाले अभिलेख का क्या नाम है? उसका नाम है सोहगौरा अभिलेख। जिन्होंने सोहगौरा बताया होगा बिल्कुल सही बताया है। अच्छा, जब हमने सोहगौरा अभिलेख पढ़ा था तो मैंने आपको सोहगौरा कहाँ है ये भी ढूंढने का बोला था और आप लोगों ने बताया भी था। तो बताइए जरा सोहगौरा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है भारत में? सोहगौरा नामक स्थान भारत में कहाँ पर स्थित है बताइए। वेरी गुड, सभी लोग आंसर सही दीजिए अगर क्लास अटेंड किया है आपने तो जो लोग गोरखपुर उत्तर प्रदेश बता रहे हैं या उत्तर प्रदेश बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये स्थित है गोरखपुर यूपी में और सोहगौरा अभिलेख ही भारत में सबसे पहले अकाल पड़ने की जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है या फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता या फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बताइए। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, जो लोग आंसर दे रहे हैं उनको देखकर जो लोग आंसर नहीं दे रहे वो सोच रहे होंगे कि आंसर कहां से दे पा रहे हैं। तो वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने क्लास लिया है और उन्होंने रिवीजन किया है, इसलिए उन्हें याद है। आप लोग भी मेहनत करें, आप लोग भी पढ़ाई करें, रिवीजन करें लगातार, आपको भी चीजें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सभी लोग आंसर देंगे। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? वेरी गुड, वेरी गुड, पुलकेशिन द्वितीय। तो ऐहोल अभिलेख संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से, पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, ऐहोल अभिलेख से याद आया। और यह शहर कहां पर स्थित है बताइए? ऐहोल जो स्थान है वो किस राज्य में या भारत के किस हिस्से में स्थित है? ऐहोल, वेरी गुड। तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, लेकिन जो ऐहोल जगह है ये स्थित है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। और ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, काफी मंदिर है यहाँ पर, तो मंदिरों का शहर भी कहा जाता है ऐहोल को। तो विविध का भी एक प्रश्न तैयार होता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन बताइए, ये बताइए गर्तावास का साक्ष्य कहां से मिला है? गर्तावास यानी कि गड्ढा घर, गर्तावास का साक्ष्य कहां से मिला है? लाइक कर देंगे प्लीज सभी लोग। गर्तावास का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिन लोगों ने बुर्जहोम बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो गर्तावास का साक्ष्य भारत में मिला है बुर्जहोम, जो कि है कश्मीर में, जो कि है कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट है
भारत में सर्वप्रथम हूड़ आक्रमण की जानकारी या भारत पर होने वाले सर्वप्रथम हूड़ आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख या किस अभिलेख से प्राप्त होती है, बताइए। भारत में होने वाले हूड़ आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? वेरी गुड, भीतरी। जिन लोगों ने भीतरी बताया है बिल्कुल सही आंसर है उनका। तो भीतरी अभिलेख से भारत में होने वाले हूड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। जब आप गुप्त काल पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे गुप्त काल, वहां पर हमें भीतरी अभिलेख पढ़ने को मिलेगा। चलिए, अच्छा भीतरी कहां पर है ये भी बता दीजिए। भीतरी जो स्थल है ये कहां पर स्थित है, बताइए जरा। वेरी गुड। तो जिन लोगों का आंसर यूपी है या फिर गाजीपुर है, सभी का आंसर सही है, इसके अलावा सभी के आंसर गलत हैं। तो भीतरी नामक स्थान है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतन शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? पंचायतन शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है, बताएं। पंचायतन शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? कई बार हमने पढ़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। मंदिर निर्माण शैली। तो मैंने पूछा था पंचायतन शब्द किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आंसर आ रहा है मंदिर निर्माण शैली, बिल्कुल सही। और जिस प्रकार से पंचायत में 5 जन होते हैं, उसी तरह से पंचायतन जो शैली है मंदिर निर्माण की, इसमें एक मंदिर बीच में और उसके चारों ओर 4 मंदिर स्थित होते हैं, इसी को कहा जाता है पंचायतन शैली, जो कि मंदिर निर्माण की एक शैली है। बहुत बढ़िया। चलिए, और आज का आखिरी क्वेश्चन बताएं, आज का आखिरी क्वेश्चन बताएं कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है? कृषि का आविष्कार सर्वप्रथम किस काल में हुआ है, बताइए। कृषि का आविष्कार हमने खूब अच्छे से पढ़ा था, पहिए का आविष्कार, आग का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, याद है ना? तो बताइए कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? बिल्कुल सही, नवपाषाण काल में। तो कृषि की शुरुआत या कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में, और यहीं पर मतलब इसी काल में पहिए का भी आविष्कार हुआ था। तो चलिए, बहुत सारे लोगों को आंसर्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो, और जो लोग प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे हैं उनसे आंसर्स भूल सकते हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग प्रॉपर रिवीजन करते रहा करिए। केवल क्लास अटेंड रहने से हम चीजों को लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। जब तक हम समय समय पर चीजों को रिकॉल नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, चीजें हमको याद नहीं होंगी। और आज की क्लास कम समय के लिए थी। आज मैंने सोचा कुछ पीछे के क्वेश्चन, सरप्राइज टेस्ट कहा जाता है जिसे, मैं सरप्राइज टेस्ट ले लूं आपका। बाकी कल हम गुप्त काल पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि गुप्त काल की मोस्टली चीजें हम कल कवर कर लें, और जितना जल्दी हो सकेगा 2 से 3 दिनों में हम प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म करके और केवल 2 क्लासेस में हम मध्यकालीन भारत को खत्म करेंगे, जो कि मैराथन क्लास होगी। और 1 से 2 दिन में आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा कि मैराथन क्लास किस दिन होगी। आप वेट करते रहेंगे, लगभग 4 से 5 घंटे लगातार ये क्लास होगी, जिसमें आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा मध्यकालीन भारत। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है लूसेंट में, और जितना जल्दी हम चीजों को कवर करेंगे, रिवीजन करने का आपके पास उतना ही ज्यादा समय रहेगा, ताकि लॉकडाउन के बाद जब भी कोई एग्जाम आए आप हर एग्जाम के लिए तैयार हो और उस एग्जाम को क्रैक भी कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी टाइम पर। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।